चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पर। जैसा कि आज मैं आपके सामने यूपी टेट की दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हूं। इसमें हम लोगों ने पहली क्लास में इंग्लिश में देखा था स्किल के बारे में। हमने पूरी जानकारी यहाँ पर लिया था और बेसिक क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें कितने तरह की स्किल होती हैं, आपने LSR W पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले जो होता है वो हमारा लिसनिंग होता है, सबसे लास्ट में हमारा राइटिंग होता है। और राइटिंग लास्ट में क्यों होता है मैंने आपको ये भी बताया था। कौन सी रिसेप्टिव स्किल होती हैं, कौन सी आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, हम लोगों ने उसमें ये भी पढ़ा था। अब यहाँ से हमारी जो कहानी है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कहानी हमारी हो गई स्किल के बारे में और इंग्लिश के बारे में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंग्लिश की शुरुआत अगर मैं पूछूँ आपसे कैसे होगी, कहाँ से होगी, कैसे आप शुरू कर देंगे, तो आप कहेंगे इंग्लिश जो हमारा होगा, किसी भी लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, साउंड से। किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो कहाँ से होगी भाई, किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत जो होगी वो साउंड से होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। और आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे साउंड होते हैं ये कितने होते हैं, 44। और इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं साउंड को। एक होता है आपका वाउल साउंड, एक होता है वाउल साउंड, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वाउल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। अगर मैं वाउल साउंड की बात करूं तो वाउल साउंड की जो संख्या होती है वो टोटल आपकी होती है 20। अच्छा, बचे कितने, 24। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए भाई, 24। ठीक है, तो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है भाई, इनकी संख्या होती है टोटल 44। 44 में 20 आपके वाउल होते हैं और 20 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे वाउल साउंड को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपसे पूछा जाता है। तो वाउल साउंड को हम लोग डिवाइड करते हैं मोनोप्थॉन्ग्स और डायप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स, मोनोप्थॉन्ग्स की संख्या होती है भाई, ये होती है आपकी टोटल, इनकी जो संख्या आपकी होती है कि होती है 12, और डिप्थॉन्ग्स की संख्या होती है आपकी 8 होती है। तो 12 और 8 कितने हुए, 20 हुए, टोटल 20 होते हैं। तो अगर अभी तक जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ यहीं तक, कितने साउंड है 44, वाउल कितने हैं तो आपने कहा 20, कॉन्सोनेंट कितने हैं तो आपने कहा 24। अभी तक आपके पेपर में सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन पूछा है, यूपी टेट, सुपर टेट, आपके जो एग्जाम है KVS वगैरह में। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ये मोनोप्थॉन्ग्स आपके 12 होंगे। यहाँ से आगे अगर कुछ जाके पूछेगा तो फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ठीक है, और याद रहे कि हम लोग यहाँ पर यूपी टेट भी कवर कर रहे हैं, सुपर टेट में भी जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। केवी के भी कुछ लगभग आपके टॉपिक्स यहाँ कवर हो जाएंगे, लगभग सारे कवर हो जाएंगे। और DSSSB के लिए जो आपके क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, तो हम कुछ उसके लिए आपको एक्स्ट्रा आपको मैराथन वगैरह दे के कंप्लीट कराएंगे। अब देखो यहाँ पे, तो बात तो हमारी हुई यहाँ पे साउंड की। साउंड में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें, आपको पता है कि हमें सबसे पहले साउंड पता चलता है। साउंड के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो कहानी हमारी पहुंचती है लेटर तक। लेटर मतलब अक्षर, अक्षर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटर्स क्या होते हैं तो आप क्या कहेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं लेटर्स क्या होते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे लेटर्स जो होते हैं ये सिंबल ऑफ साउंड होते हैं। लेटर्स जो हमारे होते हैं ये सिंबल ऑफ साउंड होते हैं, ये ध्वनि के प्रतीक होते हैं। लेटर्स हमारे ध्वनि के प्रतीक होते हैं। कैसे माने भाई ध्वनि के प्रतीक होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कोई साउंड बोल रहा हूँ, मान लो मैंने साउंड बोला का, मैंने साउंड बोला
का। तो मैंने का साउंड बोला, आपको पता है जिसको हिंदी आती होगी वो का साउंड को ऐसे लिखेगा, जिसको इंग्लिश आती होगी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से भी लिख सकता है, ठीक है। जिसको मान लो कुछ अदर लैंग्वेज आती हो, चाइनीज आती हो और कुछ भी आता हो, मुझे भी नहीं पता इसके अलावा कुछ, तो मान लो उसको चाइनीज आता हो या जापानीज आता हो, कुछ भी आता हो, मान लो ऐसे बना दिया का साउंड को। आप जानते नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से ही लिखा जाता है ना, जापानी वापानी इस तरह कुछ समझ लो, बस ऐसे ही। मैंने साउंड तो एक ही बोला, लेकिन हिंदी वाले ने ये वाला सिंबल दिया, इंग्लिश वाले ने ये वाला सिंबल दिया, और मान लो कोई अदर लैंग्वेज है, जापानी चाइनीज कुछ भी है, तो ये अलग सिंबल दिया। साउंड तो एक ही था बट सिंबल अलग अलग हो गया। इसका मतलब क्या, जो हमारा ये इंग्लिश का लेटर, हिंदी का लेटर हो गया, ये इंग्लिश का लेटर हो गया, ये जापानी लेटर हो गया। तो आप कहेंगे इसका मतलब कि जो हमारी ये लेटर्स हैं, ये ध्वनि जो मैंने बोला था का साउंड, उसी का ये क्या है, प्रतीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ध्वनि के प्रतीक। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं टोटल भाई, तो आप कहेंगे कितने होते हैं टोटल। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो आपके लेटर्स होते हैं, इनकी संख्या होती है 26। तो ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको भी आपका डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे वाउल और कॉन्सोनेंट, वाउल और कॉन्सोनेंट। वाउल कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 हो गए। भाई 26 ही तो हैं, तो जब टोटल 26 हैं तो 21 और 5 कितने हुए, 26 हुए। तो ये आपके हो जाएंगे वावल और कॉन्सोनेंट के अंतर्गत, हम इसको देख सकते हैं। अब बात आती है जब लेटर से आगे बढ़ेंगे तो लेटर्स के बाद बात कहां पर पहुंचेगी हमारी भाई, तो लेटर्स के बाद हम लोग आएंगे, तो लेटर्स के बाद हमारी पहली बात जो होगी वो बात होगी किस पर भाई, वर्ड की, शब्द की। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं शब्द क्या होते हैं, अगर आपसे पूछूं शब्द क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स। कभी कभी हमारे दिमाग में सेट होता है ऐसा कुछ, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेकिन जब तक उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होगा, जब तक मीनिंगफुल नहीं होगा, तब तक हम उसको शब्द नहीं बोल सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं वर्ड की बात करूं तो आप कहेंगे मीनिंगफुल, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। शब्दों का, अक्षरों का वह समूह जिसका एक मीनिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसको हम लोग बोलेंगे लेटर, ठीक है। अब बात होती है, सॉरी, वर्ड। अब देखो यहां पर, जब यहां पर की हमारी कहानी हुई लेटर, यहां पर लेटर मीनिंगफुल की, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ASDF, कैसे कोई मीनिंग है, तो आप कहेंगे कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ये हमारा शब्द नहीं है। अच्छा, मैंने लिख दिया यहां पर YBO, सॉरी, YBO, कोई मीनिंग है, तो आप कहेंगे नहीं है। लेकिन अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, मैंने कह दिया BO और Y को मैंने यहां कर दिया Y, कैसी कोई मीनिंग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा वर्ड है। मतलब जब तक मीनिंग नहीं होगा तब तक वर्ड नहीं होगा। और दिन भर में पता नहीं कितने वर्ड्स आप बोलते रहते हैं, कितने शब्द आप बोलते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत आप बहुत सारे शब्द आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप बॉय लिख सकते हैं, आप मैन लिख सकते हैं, ठीक है, आप टीचर लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब हमारे क्या हैं, ये वर्ड्स, ठीक है। तो ये तो कहानी हमारी हो गई वर्ड की। अच्छा, वर्ड के बाद हम लोग आगे बढ़ें तो कुछ छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पर और समझनी है। अब देखो, वर्ड के बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी कहानी बढ़ेगी यहाँ पर सेंटेंस की तरफ। लेकिन अभी मैं आपको सेंटेंस पढ़ाने से पहले मैं कुछ छोटी मोटी बातें आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, कि जिससे आपके बेसिक जो आपकी जानकारी है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए, और ठीक है, जिससे हमें आगे चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की और
ऑब्जेक्ट की। अब बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट किसे बोलते हैं भाई? तो आप कहेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है उसे हिंदी में तो कर्ता बोलते हैं, इसे हिंदी में तो कर्ता बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करें तो मैं क्या कहूंगा इसको? तो सब्जेक्ट इसका मतलब होता है डूअर ऑफ एक्शन। सेंटेंस में जो भी जानकारी, जो भी एक्शन करने वाला होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या ऐसे लिख लो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके, जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी जाती है। थोड़ा सा आपको याद करने में भी आसान हो जाएगा। जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी जाती है। आप कह सकते हो डूअर ऑफ एक्शन, परफॉर्मर कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि जिसके बारे में सेंटेंस में कोई भी जानकारी आप दे रहे होते हैं, ये क्या है वहाँ पर, आप जैसे भी यूज़ करना चाहेंगे, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन। भाई ये एक्शन का रिसीवर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट जो भी एक्शन करेगा, सब्जेक्ट जो भी एक्शन करेगा, तो उसको रिसीव करने वाला भी तो कोई ना कोई होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमारे सेंटेंस में एक्शन को रिसीव करता है। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आई सब्जेक्ट है, टीच हमारी वर्ब है, और मेरे पढ़ाने का प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है? तो आप कहेंगे सर हमारे ऊपर, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? आपको ऑब्जेक्ट बोलूंगा। जैसे राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा, तो राम ने मारा, एक्शन किया, राम सब्जेक्ट हो गए। राम ने कौन सा एक्शन किया? वो हमारी वर्ब हो गई। लेकिन उसका इफेक्ट किसके ऊपर गया? राम के एक्शन को रिसीव किसने किया? तो आप कहेंगे रावण ने, तो रावण क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, राम ने रावण को मारा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक्शन किसने किया, किसके बारे में जानकारी है, तो आप कहेंगे राम के बारे में। तो आप कहेंगे हमारा क्या हो गए? ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। जो हमारा एक्शन हुआ वो हमारी क्या हो गई? वो तो हमारी वर्ब हो गई। अच्छा, इस एक्शन का इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? रावण के ऊपर। तो आप क्या कहेंगे? ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई टीच, आई टीच यू, कह रहे हैं मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ यहां सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई सब्जेक्ट हो गया। आई कौन सा एक्शन कर रहा है? पढ़ाने का, तो ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। और इसके एक्शन का इफेक्ट किसके ऊपर है? यू के ऊपर। तो यू क्या हो गया? यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आ गई बात समझ में? जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट, एक्शन का इफेक्ट किसके ऊपर जाता है? वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं कुछ और आपको सिखाता हूं, थोड़ा और डिटेल में आइए चलते हैं। यहीं पर बात हम लोग सीख लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सब्जेक्ट से आपके सुपर टेट 69,000 में क्वेश्चन भी आ चुका है। अभी मैं आपको सेम क्वेश्चन दिखाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था 69,000 में। ठीक है, जैसे देखें, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आप कहेंगे कर्ता, लेकिन यहां पर इसको हम उद्देश्य भी कहते हैं।
उद्देश्य। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं विधेय। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विधेय। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे देखूं यहां पे पूछूं थोड़ा सा, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट तो भी हमने लिखा, तो ये क्या होता है? ये परफॉर्मर होता है। ये परफॉर्मर होता है, जिसके बारे में जानकारी दी गई होती है, जो सेंटेंस में एक्शन करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जितनी जानकारी सेंटेंस में दी गई होती है उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। सब्जेक्ट के बारे में जितनी जानकारी आप दे रहे होते हो सेंटेंस में, वो सब प्रेडिकेट है। मतलब आप सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या कहेंगे? ऑल अबाउट, ऑल अबाउट, ऑल अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। इसका मतलब कि वर्ब को लेकर सारा का सारा सब कुछ क्या होता है? प्रेडिकेट, विधेय बोलते हैं। जैसे मान लो मैं सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने सेंटेंस लिखा यहां पर, ही रीड्स, मैंने कह दिया वो पढ़ता है। तो बताओ यहां सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है भाई? तो आप कहेंगे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। रीड्स क्या हो गया? इसके अलावा जो बचा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अच्छा फिर बताइए, मान लो मैंने लिख दिया यहां पर, इसी में मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ही रीड्स इंग्लिश, कह रहा है वो अंग्रेजी पढ़ता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे जो हमारी जानकारी मिली है सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा? ये ही। और यहां पर जो मैंने लिखा है रीड्स, ये हमारी क्या हो गई? ये वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जितनी जानकारी है आपके पास, वो सारी की सारी जानकारी क्या हो जाएगी भाई? वो सारी की सारी जानकारी क्या हो जाएगी? प्रेडिकेट हो जाएगी। ये सारी की सारी जानकारी क्या हो जाएगी? प्रेडिकेट हो जाएगी। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं आगे। अब देखना है यहां पर, यहां से जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर, we have been waiting, we have been waiting for you since morning। कह रहा है हम तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अब भाई अगर मैं आपसे पूछूं यहां बताओ कि यहां सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट यहां पर हो गया हमारा भाई वी, हमारा सब्जेक्ट हो गया, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया यहां पर। तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अलावा जितनी जानकारी बची है आप इसे क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, आई बात समझ में? तो सब्जेक्ट को छोड़ के जितनी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी हमारी क्या हो जाएगी? प्रेडिकेट होगी। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया इस पर। सुपर टेट में यहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में भाई आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट बताना है आपका। सेम क्वेश्चन है सुपर टेट का। डाउन द हिल लिव्स ओल्ड हर्मिट, पहाड़ी के नीचे एक बूढ़ा सन्यासी रहता है। अच्छा बताओ इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है? किसके बारे में जानकारी है? डाउन द हिल के बारे में जानकारी है, या फिर यहां पर ओल्ड मैन के बारे में जानकारी है, या केवल हर्मिट के बारे में जानकारी है? पहाड़ी के नीचे कौन रहता है? तो आप क्या कहोगे? आपके सेंटेंस में अगर हु का जो आंसर होता है, ठीक है, अगर इसका जानकारी हमें कहीं मिल रही है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? मैं इसे सब्जेक्ट बोलूंगा। ठीक है, तो मैंने पूछा पहाड़ी के नीचे कौन रहता है, तो आप क्या आंसर होगा आपका? एंड ओल्ड हर्मिट, ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आए। आपके पेपर में से क्वेश्चन ही पूछा था
वो 4 ऑप्शन दिया था उसने कि कौन कौन इसमें कहाँ सब्जेक्ट है, डाउन द हिल, लिव्स एन ओल्ड हर्मिट। तो क्या लगाएंगे, एन ओल्ड हर्मिट। और क्वेश्चन देखो इस पर, जैसे मान लो उसने ऐसे पूछ लिया आपसे, हेयर इज योर बैग, कह रहा यहां है तुम्हारा बैग। मैं आपसे पूछूं कहाँ है तुम्हारा बैग, कहाँ है तुम्हारा बैग, तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, बैग की हो रही है। तो बैग हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसके डिटेल में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ा लूंगा, तब जब मैं आपको इन्वर्जन से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि केवीएस में क्वेश्चन आया आता है, इस पर DSSB में क्वेश्चन आता है, या आयोग बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो फिर इस लेवल पर जाके पूछेगा, तो फिर मैं वहां आपको सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिए कि हियर इज योर बैग, मैंने पूछा यहाँ है मेरा तुम्हारा बैग, तो मैंने आपने पूछा बात किसकी हो रही है, हियर की बात हो रही है कि बैग की बात हो, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पर हियर की बात हो, सॉरी बैग की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। ठीक है, तो यहाँ तक कोई अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात यहां से हमारी आती है सेंटेंस की। अब मैं आपको बेहिचक सेंटेंस पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि सेंटेंस क्या होता है, बताएं भाई, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे, अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो आप कहेंगे कि अगर सेंटेंस आप बनाओगे तो आप कहोगे इसमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होगा। कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो होना ही चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, और क्या कह सकते हो, इसमें इसमें एक सब्जेक्ट, अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो प्लस एक वर्ब होगा, तो भी अब क्या कहेंगे हम उसको, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो सेंटेंस की परिभाषा हो गई। अच्छा, दूसरा क्या कह सकते हैं हम सेंटेंस के बारे में, यह परफेक्टली अरेंज्ड होता है। परफेक्टली अरेंज्ड होना चाहिए, मतलब जब आप सेंटेंस बनाओ तो अरेंज्ड होना चाहिए। क्या अरेंज्ड होना चाहिए भाई, क्या अरेंज्ड होना चाहिए। जब आप सेंटेंस बनाते हो तो असर्टिव सेंटेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो सेंटेंस कैसे बनते हैं बताइए भाई। तो आप कहेंगे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होती है भाई, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर यही सीक्वेंस है इसका। मतलब सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे, और देन आफ्टर आप क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है सीटेट में खास करके, तो आप कहेंगे एस सब्जेक्ट वर्ब और क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसबीओ पैटर्न आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के पैटर्न पे कौन सा सेट होगा, तो क्या लगाओगे, एस वी एस सब्जेक्ट, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट, ये चलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे सेंटेंस की। अब बात ये आती है कि सेंटेंस कितने तरह का होता है भाई, सेंटेंस कितने तरह का होता है। अगर आपसे पूछूं कि सेंटेंस कितने तरह का होता है, क्योंकि हमें डिटेल में इसी को पढ़ना है आगे। पहले मैं पूरा बेसिक आपको पढ़ाऊंगा,
लगभग 10 से 15 लेक्चर आपके 12 लेक्चर आपके बेसिक पर होंगे, जिसमें आपके हर एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। और उसके बाद पूरा उसी में आपका सब कुछ शामिल होगा। फिर कंप्रीहेंशन के भी कुछ टॉपिक हम लोग चेक करेंगे, वोकैब्स के भी कुछ टॉपिक हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर बेस्ड, एक होता है भाई स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस आपका होगा, और एक आपका होगा मीनिंग बेस्ड, एक आपका होगा मीनिंग बेस्ड। तो क्या कितना होता है? स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस की जो संख्या होती है भाई, वो संख्या होती है 3, और मीनिंग बेस्ड की जो संख्या होती है वो होती है 5, ठीक है। तो यहां तक आप ध्यान दीजिएगा, और आज मैं अपनी क्लास यहीं तक रखता हूं। बाकी इसके आगे चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और आप अपने सुझाव हमको ज़रूर दीजिएगा कि हम इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं। आपके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से पढ़ाएं, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत और नहीं पड़ेगी। मैं एक एक क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको सिखाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। आप एकदम बिल्कुल बेहिचक रहिएगा, ठीक है। आपको कहीं भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप पढ़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, शेयर करिए, और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। राधे राधे।